हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा खारिज खारिज खारिज। महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह गूंज एक विवाद का साफ संदेश दे रही है। यह बोलने की आजादी, स्वतंत्रता की आजादी के साथ साथ धर्म की आजादी से भी जुड़ा हुआ है और हमारे त्योहारों से भी जुड़ा हुआ है। वास्तव में सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक लेखिका के नाम पर इतनी बहस क्यों हो रही है। बानू मुश्ताक एक कन्नड़ साहित्यकार हैं। उन्हें उनके शब्दों के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला हुआ है, लेकिन आज चर्चा में उनका साहित्य नहीं, उनकी क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि मैसूर का दशहरा महोत्सव है जिसके उद्घाटन का न्योता उन्हें दिया गया है। उच्चतम न्यायालय और हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार का निर्णय सही है, उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाना चाहिए, लेकिन समाज में उठे सवाल आज भी कायम हैं। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि बानू मुश्ताक कौन है, विवाद क्यों हुआ, अदालतों ने क्या कहा और इसका भारतीय राजनीति, समाज और संविधान से क्या लेना देना है। शुरू करते हैं अपना वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यहां पर आपको स्टडी IQ में यूपीएससी से रिलेटेड जो भी वीडियोस मेरे होते हैं वे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ यूपीएससी से रिलेटेड अगर कोई सलाह या सहायता चाहिए तो आप यहां पर मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। बानू मुश्ताक कौन है? सबसे पहला प्रश्न। बानू मुश्ताक कर्नाटक की एक जानी मानी साहित्यकार है, कन्नड़ साहित्यकार है और साथ ही साथ ये वकील भी हैं। वे अपनी रचनाओं के जरिए हाशिए पर खड़े समुदायों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाती रही हैं। उनकी एक बुक है जिसका नाम है हर्ट लैम्प। इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 भी मिला। यह एक किताब है जो लघु कथाओं का संग्रह है जिसमें साधारण जीवन के असाधारण संघर्षों के बारे में लिखा गया है। यह पुरस्कार जीतकर उन्होंने इतिहास रचा क्योंकि वह पहली भारतीय कन्नड़ लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बानू सिर्फ लेखक ही नहीं, एक वकील भी हैं। वे लंबे समय से महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय को लेकर के सक्रिय रही हैं। उनकी पहचान एक प्रोग्रेसिव राइटर की रही है और पब्लिक इंटेलेक्चुअल की भी रही है, जो सिर्फ साहित्य नहीं लिखती बल्कि समाज के सवालों पर भी स्पष्ट रुख लेती हैं। वास्तव में उनकी छवि विवादों से भी जुड़ी रही क्योंकि वे लगातार सत्ता और परंपराओं पर सवाल उठाती रही हैं। उनकी लेखनी सार्वजनिक जीवन में अक्सर विवादों का क्रिएशन करती है। कई बार उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट और लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल की तरह भी मामले उठाए हैं और उसके कारण समर्थकों के अनुसार वे न्याय और बराबरी की आवाज उठाती हैं, लेकिन जो इनके विरोध करने वाले हैं वो उन्हें लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल मानते हैं। उनका साहित्य महत्वपूर्ण रूप से लोकतंत्र की विविधता और समावेश को भी दिखाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतना और मैसूर के दशहरे में उनका आमंत्रित होना, दोनों ने मिलकर के कहीं न कहीं भारत की संस्कृति का धर्म तक सीमित न रहना, साहित्य, कला और विविधता से परिपक्व होना और परिपूर्ण होना भी शो किया है। लेकिन यह मामला कानून का है और कानूनी लड़ाई का है। तो देखिए इस मामले में कानूनी लड़ाई क्या है। जैसे ही कर्नाटक सरकार ने बानू मुश्ताक को मैसूर के दशहरा महोत्सव के उद्घाटन का न्योता दिया, कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने इसे चुनौती देते हुए जनहित याचिकाएं दाखिल कर दी। उनका मुख्य तर्क यह था कि दशहरा परंपरागत रूप से धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ त्योहार है और ऐसे में किसी गैर हिंदू से इस त्योहार का उद्घाटन कराना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट गया और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। अदालत ने कहा यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक और राज्य स्तरीय उत्सव है। सरकार को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति को या ऐसे किसी भी नागरिक को आमंत्रित करे जिसे समाज और संस्कृति में योगदान दिया हो। धार्मिक आधार पर किसी को बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 15 जो कि भेदभाव के निषेध से संबंधित है, उसका उल्लंघन होगा। इसी याचिका को आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह याचिका खारिज कर दी और कड़े शब्दों में कहा कि हमने पहले भी 2 बार इस याचिका को ठुकराया है। कितनी बार कहें, यह बार बार लाया गया मुद्दा न्यायालय का समय बर्बाद कर रहा है और न्यायालय का यह रुख साफ संकेत दे रहा है कि कानून की दृष्टि से यह विवाद का विषय नहीं है। अब इस मामले का संवैधानिक विश्लेषण करते हैं। देखिए अदालत के फैसले से एक अहम सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है कि न्यायालय जो राज्य आयोजित करता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, वहां पर धर्म की बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज,
भारतीय संविधान का आधार धर्मनिरपेक्षता है, अर्थात राज्य को किसी धर्म का पक्षधर या विरोधी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से यह गारंटी भी देता है कि राज्य किसी भी धर्म के कार्यक्रम को ना बांधे और ना ही वे धर्म के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करे, बल्कि सभी के लिए समान रूप से इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के अवसर प्रदान करे। न्यायपालिका का संदेश बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट का बार बार यह कहना कि हम इस PIL को खारिज करते हैं, यह एक प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं के आधार पर सार्वजनिक नीति तय करने की इजाजत नहीं देगा। साथ ही साथ यह संदेश भी जाता है कि समाज में विविधता और समावेश की रक्षा कानूनी और संवैधानिक रूप से उसकी जिम्मेदारी है। इसका व्यापक प्रभाव यह पड़ेगा कि एक तरफ हम स्टैब्लिश कर पाएंगे कि धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग तरह से होते हैं, लेकिन इस केस से यह सवाल भी उठता है कि त्योहार क्या केवल धार्मिक रस्म है या सांस्कृतिक धरोहर भी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब कोई त्योहार राज्य प्रायोजित हो जाता है तो उसमें विविधता का समावेशन और विविधता का मंच बनना महत्वपूर्ण रूप से समावेशी होना है। यह फैसला आगे आने वाले समय में भी धर्म बनाम राज्य के विवादों में एक मिसाल के तौर पर कायम होने की पोटेंशियल रखता है। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर कहें तो बानू मुश्ताक का विवाद केवल एक नाम का विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परीक्षा भी है। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं त्योहारों को सिर्फ धार्मिक परंपराओं तक सीमित रखा जाए, वहीं दूसरी तरफ अदालत और संविधान जो ये मानते हैं कि राज्य प्रायोजित उत्सव केवल धर्म नहीं बल्कि संस्कृति, साहित्य और विविधता का प्रतीक है। और यहीं पर सारा प्रश्न अटका हुआ है। तो हमें इस विवाद से 3 महत्वपूर्ण एंगल समझ में आते हैं। पहला, सांस्कृतिक विरासत को परिभाषित करना होगा। हमारे उत्सव सिर्फ धार्मिक नहीं है, वे सामूहिक पहचान और विविधता का भी उत्सव हैं। दूसरा, संविधान की भूमिका की अगर हम बात करें तो न्यायालय ने हमें दिखाया कि भारत का संविधान किसी भी नागरिक को उसकी धर्म की वजह से सार्वजनिक जीवन से बाहर करने की इजाजत नहीं देता है। इसके साथ साथ अगर हम समाज की दिशा की बात करें तो साहित्य, कला, संस्कृति सिर्फ किताबों और मंच तक सीमित नहीं रहती, वे राजनीति और समाज की सोच को भी आकार देती हैं। ये उस विचार के प्रतीक हैं बाबू मुश्ताक जैसे पर्सनैलिटीज जो भारत की ताकत, उसकी विविधता और समावेशन और लोकतांत्रिक मूल्यों को रिप्रेजेंट करती हैं। और जब अदालतों से भी यही संदेश प्राप्त होता है तो साफ हो जाता है कि भारत की असली जीत धर्म की नहीं, धर्मनिरपेक्षता की है। और अब आप से भी वही सीधा सवाल कि क्या हमारे त्योहारों को धर्म की सीमा में बांधना चाहिए या उन्हें साझा संस्कृति और विविधता का उत्सव बनाना चाहिए। आप अपने विचार अवश्य कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। आप भारत देश के जागरूक नागरिक हैं और आपके हिसाब से क्या हमारे त्योहारों में अन्य धर्मों के लोगों की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह आप अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है 2026 बैच के लिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी का ड्रीम देख रहे हैं और 2026 में अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। आज हमारे कोर्स में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। ये हमारा लास्ट बैच भी है और आज लास्ट डेट भी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यूपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत ही बड़े डिस्काउंट पर आपको ये आखिरी बैच दिया जा रहा है, जिसमें आपको गोल्ड में 7,499, प्लेटिनम बैच लेते हैं तो 13,999 का और डायमंड बैच लेते हैं तो 16,999 का बैच मिलेगा। आपको इसमें 18 बुक का सेट, पूरी स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स का रिवीजन प्रोग्राम और मेंस से पहले मेंस का रिवीजन प्रोग्राम, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। साथ साथ जब आप प्री पास करेंगे तो आपके लिए दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी चलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो महत्वपूर्ण है, इतनी सारी सुविधाओं के साथ इतना बढ़िया बैच और लास्ट बैच है, तो इसको प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज ही लास्ट डेट है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। आपको बस एक बात याद रखनी है कि आपको ये कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस कोड के कारण पीके लाइव कोड है। जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बड़ा डिस्काउंट दिया जाएगा और उस डिस्काउंट के माध्यम से ही आपको ये फीस पड़ेगी। तो ज्वाइन कीजिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।